नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं श्रव्यता परास अर्थात हेयरिंग रेंज। श्रव्यता अर्थात सुनने से तात्पर्य है ये, और अगर कोई ध्वनि है जिसको आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, उसके परास के आधार पर यह जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है ध्वनि को, जिसमें पहला जिसको कहा जाता है वह है श्रव्य ध्वनि, अर्थात नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, नाम से ही है ऑडिबल साउंड अर्थात सुनने योग्य ध्वनि। दूसरी है अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है, अवश्रव्य। और तीसरा जो है पराश्रव्य ध्वनि। अल्ट्रासाउंड, इसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। और अवश्रव्य को क्या बोला जाता है? अवश्रव्य को बोला जाता है इंफ्रासाउंड, इंग्लिश में इंफ्रासाउंड। क्या होता है? ये तीनों बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से पराश्रव्य ध्वनि है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, लेकिन इन तीनों का रेंज आप सभी को पता होना चाहिए, और इसी के आधार पर जो है प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कि अगर पूछ लिया जाएगा श्रव्य ध्वनि क्या है, तो ध्वनि की एक ऐसी आवृत्ति होगी जो मनुष्य के सुनने योग्य होगी, और यही सुनने योग्य जो ध्वनि की आवृत्ति होगी, परास होगी, वही क्या कहलाएगी? श्रव्य ध्वनि कहलाएगी। अर्थात एक निश्चित रेंज होगा, और उस रेंज के आधार पर हम उसको सुन सकते हैं। तो इसके रेंज जो है कितने से कितनी आवृत्ति है? श्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। इसकी आवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर डीबी की बात नहीं की जा रही है, डेसिबल की बात नहीं की जा रही है, जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और पिछले क्लास में हमने डेसिबल और आवृत्ति में अंतर बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप क्लास मिस कर दिए होंगे तो एक बार जाके पढ़ लीजिए डेसिबल और आवृत्ति में क्या अंतर होता है। ओके, तो अभी जो श्रव्यता परास है, ध्वनि की उस आवृत्ति से है, आवृत्ति के उस परास से है जिसे मनुष्य सुन सकता है। तो श्रवण योग्य ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की होती है। इसके बाद अपश्रव्य जो ध्वनि है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। और तीसरी जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं, ये 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक होती है। आ रहे हैं? तो ये तीनों में कोई अंतर, तीनों में जो अंतर है वो मुख्य रूप से आवृत्ति का है। तीनों में अंतर है, अंतर नहीं है ऐसे, लेकिन आपको इसमें मुख्य रूप से याद रखना है जो श्रवण योग्य ध्वनि है। श्रव्य ध्वनियां जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि श्रवण योग्य ध्वनियां कितने से कितनी होती है। डेसिबल की बात करें तो आप 30 डेसिबल से 80 डेसिबल, 90 डेसिबल, 120, कान के पर्दे फट जाएंगे 120 में। वैसे मैंने सारे रेंज पिछले क्लास में बता दिया है डेसिबल से। आवृत्ति मुख्य रूप से ये होंगी। अरे तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? श्रव्य ध्वनि। क्या होती है श्रव्य ध्वनियां? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं श्रव्य ध्वनि। आवृत्ति याद रखिएगा ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको क्या है? मानव कर्ण जो है वह सुन सकता है। यहां पर श्रव्य ध्वनि जो तात्पर्य लिया गया है, ये मनुष्य की है। ओके, ये ध्वनियां जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 की होती है। इसको मनुष्य सुन सकता है, या फिर ऐसा कहे कि मनुष्य के सुनने योग्य ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसकी जो रेंज है, इसकी परास है या इसकी आवृत्ति है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 16 हर्ट्ज भी होगा तो सुन सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ध्यान लगा के सुनेंगे तो। लेकिन मुख्य रूप से जो एथेंटिक है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। आवृत्ति अर्थात उसके कंपन की संख्या। भौरे को देखे होंगे, भौरा एक कंपन करता है ना, वही कंपन जो है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रति सेकंड कितने कंपन हो रहा है, यही कहलाता है आवृत्ति उसकी। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। पर हर्ट्ज आवृत्ति वाले को जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि किसकी कितनी आवृत्ति होती है।
लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं श्रव्यता परास क्या होती है। मनुष्य की अगर बोले, ये पूछा जाता है सुनने योग्य क्या है परास, तो ये तो सामने ही लिखा है 20 हर्ट्ज से कितना 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य की। ये हो गया मनुष्य की। दूसरे पूछा जाता है कुत्ता का, कभी पूछा जाता है कुत्ता, डॉग, ये 40 हर्ट्ज से अधिकतम कितने सुन सकते हैं कुत्ता? देखे होंगे ना दूर तक की आवाज सुन लेता है, तो 60,000, कितना 60,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है कुत्ता। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को नहीं सुन सकता है ना, याद रखिएगा। कुत्ते का जो रेंज है वो 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक की होती है। इसके बाद चमगादड़, चमगादड़ भी नोट डाउन कर लीजिए, आगे तो पढ़ना ही है। चमगादड़, इसका जो रेंज है वो लगभग 20,000 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक। कितना? 20,000 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक की जो है चमगादड़ सुन सकती है। इसके बाद एक और है जो पूछा जाता है एग्जाम में, हाथी के लिए। हाथी के लिए है वो 5 हर्ट्ज से कम, हाथी जो है वो 5 हर्ट्ज से कम, 5 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज से कम, इतने कम आवृत्ति की ध्वनियां ये सुन सकता है। अपश्रव्य तरंगे होती, ठीक है। तो इन्हीं तरंगों से एक हाथी दूसरे हाथी से बात करती है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती है। हमको तो कितनी सुनाई देती है? मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां सुन सकते हैं, उसके नीचे या ऊपर जो है सुनाई नहीं देती है। क्या इसका मतलब वो ध्वनियां नहीं होती हैं? होती हैं, बहुत अधिक कंपन होती है। अगर आप देखेंगे तो भौरा जो कंपन करता है, ठीक है, भौरा का कंपन जो है, अगर एक सरल लोलक है जिसका कंपन अगर हमको सुनाई दे दे, तो वो उस भौरे का जो भिनभिनाहट आवाज आता है ना कंपन का, उससे भी ज्यादा आवाज से कंपन करती है सरल लोलक, ठीक है, जो घड़ी में पेंडुलम का काम करती है वो कंपन। तो ये सारी चीजें हैं। तो श्रव्य ध्वनियों में याद रखिएगा, इसका रेंज जरूर याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ओके, अब दूसरा जो है फटाफट करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको रेंज याद रखना है। अपश्रव्य ध्वनि क्या है इसका? इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड आवृत्ति की परास क्या है इनकी? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है ये। और ये मुख्य रूप से अभी हाथी का देखा हमने, हाथी में होगी। तो जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वह ध्वनि क्या कहलाएगी? अपश्रव्य ध्वनि कहलाएंगी। इनमें भूकंप के समय जो पी तरंगे, एस तरंगे जो होती हैं वो इसी आवृत्ति की होती है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती है। और जानवरों को सुनाई दे देती है, लेकिन कुत्ता को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि कुत्ता जो है 40 हर्ट्ज से ऊपर का सुनता है। आ रहा है समझ में? तो याद रखिएगा, बिल्ली वगैरह को सुनाई दे देगा, हाथी को सुनाई दे देगा जब भूकंप उत्पन्न होगा तो, क्योंकि वहां पर जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इसलिए देखे होंगे ना, जब भूकंप आने वाला होता है उससे पहले जानवर कैसे इधर उधर भागते हैं, आवाज करते हैं, ये उसी का है। तो याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से भूकंपी तरंगे आते हैं। अब इन तरंगों का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? श्रव्य ध्वनि तो सभी जगह ऑडिएबल है, तो उसको उपयोग कर सकते हैं। साउंड सिस्टम जो होता है वो इसी आवृत्ति के रेंज में होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में, ठीक है। तो जितने भी साउंड सिस्टम है वो 20,000 आवृत्ति से कम की होती है, इसलिए हमको सुनाई देती है। देखे होंगे ना, आवृत्ति जब बढ़ जाती है, एक सीटी की आवाज आती है, अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हो जाए तो हमको सुनाई नहीं देने वाली, ठीक है। या तो हमारे कान के पर्दे को फाड़ देगी अगर डेसिबल ज्यादा होगा तो, और अगर आवृत्ति ज्यादा हुई तो हमको सुनाई देने वाली नहीं है। तो अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इनका उपयोग जो है भूकंप की निगरानी रखने के लिए चिकित्सा उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और पशु संचार के अध्ययन में,
पशु संचार के अध्ययन में भी ये प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा वगैरह में, उनके चिकित्सा, पशु चिकित्सक जो होते हैं इन धर्मियों को भी। भूवैज्ञानिक अध्ययन में अंदर जो कैसी हलचलें हो रही हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, उनकी ध्वनियां बहुत कम होती है, कम आवृत्ति की होती है, तो उनका पता लगाने के लिए इन ध्वनियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अवश्रव्य ध्वनियां जो होती है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियां होती हैं, और इनमें जो है आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है। कहाँ पाई जा सकती है? भूकंपी तरंगों में पाई जाती है। रासायनिक विखंडन जो होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थों में, वो सब में क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है अवश्रव्य ध्वनि। अब तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरा जो है वो पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि, इसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति अर्थात समझ में तो आ गया, कंपनों की संख्या। अब ये इतने ज्यादा कंपन करती हैं कि उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि हमको सुनाई नहीं देती है। किसमें होती है ये अल्ट्रासाउंड? जैसे आप चमगादड़ देखेंगे, चमगादड़ में अल्ट्रासाउंड होती है 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको। 20,000 हर्ट्ज को कहीं कहीं लिखा रहता है, तो लिख लीजिएगा 20 किलो हर्ट्ज, ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही 1,000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज, तो 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति भी बोल सकते हैं, इससे अधिक की होंगी। तो जब चमगादड़ है यही आवृत्ति निकालती है, चमगादड़ की आवृत्ति मैंने बताया था ना कितना, 20,000 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जब वो निकालती है, रास्ते में निकालती हुई जाती है, और उन्हीं से कीट पतंगों का पता करती है, रास्ते में आने वाले अवरोध का पता करती है, सारी चीजें। तो वो हमेशा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को सुन पाएगी, आप जो बोलेंगे उसको नहीं सुन पाएगी या उसको महसूस नहीं कर पाएगी। इसीलिए चमगादड़ को देखे होंगे कहीं कहीं जाके टकरा जाती है, तो वो पहले पराश्रव्य ध्वनियां छोड़ती है, और वहां से रिटर्न जब वो पराश्रव्य उनको टकरा के आती है सेंसरी, और वो ग्रहण कर लेती है, तो पता चल जाता है सामने है कि नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं इसी आवृत्ति को सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को ग्रहण कर सकते हैं, और जब चमगादड़ उन आवृत्तियों को निकालता है, चमगादड़ निकालते हुए आगे बढ़ता है, कीट पतंगे जो होते हैं, छोटे छोटे सलाब भी बोलते हैं, कीड़े पतंगे इंग्लिश में बोला जाता है बर्ड्स, तो ये सब जो है इस आवृत्ति को सुन पाते हैं। जैसे ही चमगादड़ निकलेगी, चमगादड़ इस आवृत्ति को निकालेगा, इस साउंड को, तो वो लोग सुन पाएंगे, वो लोग छिप जाएंगे, तो कीड़े मकोड़े क्या है वो बन जाते हैं। अब इन उच्च आवृत्तियों का प्रयोग, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनियों का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है? बहुत जगह प्रयोग है। चिकित्सा में देखें या साफ सफाई में देखें। साफ सफाई में कैसे? जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं घड़ी के, आप देखे होंगे, अगर कोई घड़ी दुकान में गए होंगे तो अल्ट्रासाउंड से, जैसे ऐसे लोकल घड़ियां नहीं, महंगी घड़ियां उनसे साफ होती है, तो वो सब जो है वो इन्हीं से होती है, अल्ट्रासाउंड से होती है। एक विलियन होता है, उसमें डुबा दिया जाता है, फिर उस विलियन में अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है, फिर उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो नीचे विलियन में बैठ जाती है, फिर घड़ी एकदम चकाचक। तो अल्ट्रासाउंड महंगा भी होता है, और इसका प्रयोग जो है वो महंगी घड़ियों में किया जाता है। इसका मुख्य रूप से एक और प्रयोग है कि कोई दरार है, पिंड है या दीवार है, उसमें दरार अगर बच गई है तो उसमें अल्ट्रासाउंड भेज के देखा जाता है। जो साउंड आप चली गई, लौट के नहीं आई, तो मतलब समझ जाइए कि वहां पर दरार है। अगर दरार नहीं होगी तो सारी किरणें जो है वापस लौट के आ जाएंगे, जो ग्राही है जो ग्रहण करके उसको पता कर लेगा। ई कार्डियोग्राफी, जिसमें हृदय स्पंदन पता लगाया जाता है, इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, हृदय स्पंदन कैसे मापा जाता है? अल्ट्रासाउंड छोड़ी जाती है, वहां पर हृदय की हलचल को एक मशीन द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्ड करके उसको ध्वनि तरंगों से विद्युत तरंगों से हमें जो दिखाई देती है, चित्र डिस्प्ले में दिखाई दे देता है। कार्डियोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। इससे मुख्य रूप से जो प्रयोग है जो आपके सिलेबस में लिखा है वह हमको पढ़ना है अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? यूएसजी।
अल्ट्रासोनोग्राफी, और हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं सोनोग्राफी। देखे होंगे सोनोग्राफी में क्या होता है, एक जेल लगाया जाता है जहां कर सोनोग्राफी करना है, उसके बाद एक छोटा सा रहता है सेंसर, उसे क्या होता है, उसे दबाते हैं, चेक करते हैं, वहां डिस्प्ले में देखते रहते हैं, और डिस्प्ले में देखने के बाद बता देते हैं कि ये चीज है, कि थोड़ा देर बाद रिपोर्ट देंगे, आपको बता देते हैं वहां पर क्या हुआ है। पथरी के इलाज में पथरी का पता लगाना है, अंदर क्या हुआ है, कौन सी हलचल हुई है, कहाँ पर गांठ है, कहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ है, कोई भी जगह हो, सोनोग्राफी से हो सकती है। पेट के भागों को बच्चे को देखने के लिए, बच्चा क्या हलचल कर रहा है, बच्चा कैसा है, बच्चे किस साइज के हैं, सारी चीजें। तो उसमें क्या होती है अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में वो मशीन जो है प्रेषक है, प्रेषक अर्थात वो प्रेषित करता है किसको, परश्रव्य अल्ट्रासाउंड को भेजता है आपके पेट के अंदर, और वहां से वो वापस जो है रिटर्न आती है आपके पास। कहां पर, पेट में भेजी, और जहां से परिवर्तित होके आ गई वहां पर फिर जो परिवर्तित से जो ग्राही है वो ग्रहण कर लेगा, फिर उसको ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में बदल देगा, विद्युत तरंग में बदलने के बाद डिस्प्ले में हम देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से ऐसा क्या होता है कि वहां पर दिख जाता है। तो देखिए सोनोग्राफी में जो तरंगे हैं, जो भी तरंगे हैं, परश्रव्य तरंगे, वो भेजी जाती है कुछ इस तरीके से शरीर के अंदर। अब ये कहाँ भेजी जाती है, ये भेजी जाती है ऊतक में, भेजी जाती है टिश्यू में, भेजी जाती है टिश्यू के माध्यम से अंदर पथरी वगैरह, पैंक्रियास, लीवर, जहां पर भी ट्यूमर है वहां पर जाती है, और वहां से कुछ अजीब हलचल होती है। बाकी जगह नॉर्मल होती है, लेकिन जहां पर ट्यूमर होगा वहां कुछ अजीब हलचल होगा, हो सकता है वहां से टकरा के वापिस आ जाए, या फिर वहां से टेढ़ी चलने लगे, आगे पीछे इधर उधर होने लगे। तो वहीं पर आप देख सकते हैं यहां पर जो तरंगे भेजी जाएंगे वो कुछ हलचल अपना बदल देंगे, तो पता चल जाएगा स्क्रीन पे यहाँ पर ट्यूमर है। तो ये तो सोनोग्राफी का सब जानते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का। इसका प्रयोग चिकित्सा, ट्यूमर पता लगाने में, सारी चीजों में प्रयोग की जाती है। आ रहे समझ, इसमें कौन सी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि सबसे इंपॉर्टेंट है, पराश्रव्य ध्वनि। इसी से आगे सोनार पढ़ेंगे, और सोनार से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, अब पिछली बार सोनार से अगर प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से प्रश्न पूछ दे न्यूमेरिकल। अरे अब अल्ट्रासोनोग्राफी में सोचेंगे सर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। चलिए बताता हूं एक एग्जांपल कि अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको कैसे प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा चलिए यार, अल्ट्रासोनोग्राफी से एक प्रश्न देखते हैं। उदाहरण है कि एक भ्रूण की हृदय गति, एक भ्रूण है, बच्चे का सोनोग्राफी कर रहे हैं, उसका हृदय गति दिया गया है। एक भ्रूण की हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट है, 160 बीट प्रति मिनट है, 160 बीट प्रति मिनट है। यदि अल्ट्रासाउंड डेटा 3 सेकंड तक रिकॉर्ड करता है, कितना समय तक, समय 3 सेकंड तक रिकॉर्ड करता है अल्ट्रासाउंड, क्या करेगा, यहां पर जो है जैसे कि ये भ्रूण है पेट के अंदर, यहां से आपको मशीन के द्वारा क्या भेजी जाएंगी, क्या, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भेजी जाएंगी, परश्रव्य तरंगे भेजी जाएंगी। अब यहां से ये तरंगे टकराएंगे, यहां से वापस जाएंगे। इसमें जो समय लग रहा है ना, टी बराबर दिया गया है 3 सेकंड, 3 सेकंड है, 3 सेकंड तक रिकॉर्ड किया जाता है। तो कितनी धड़कनें दर्ज होंगी, उसकी धड़कन कितनी बार, कितनी बीट होंगी, वो पूछा गया है प्रश्न में। एक बार और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं प्रश्न को अच्छे से। एक भ्रूण की हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट है। यदि अल्ट्रासाउंड डेटा 3 सेकंड तक रिकॉर्ड किया तो कितनी धड़कनें दर्ज होंगी। आ रहे समझ में, कितनी धड़कनें दर्ज होंगी, सोचिए कैसे बना सकते हैं इसको। 3 सेकंड तक है, 1 सेकंड में अगर निकाल लेंगे तो 3 सेकंड का बता सकते हैं। तो आप यहां पर दिया गया है हृदय गति 160 बीट, मतलब 1 मिनट में 160 बार वो धड़कता है लगभग, ठीक है। तो 160 बीट है, 160 बीट को 1 मिनट में अर्थात अगर 6 से भाग दे दें तो 60 से मिनट, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड हो गया। तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 दशमलव 6 छक्का 36, 2.6 लगभग आ जाएगा,
ठीक है, अब देखिए 2.6 आ गया, 2.6 बीट प्रति सेकंड, प्रति मिनट में दिया गया है, प्रति सेकंड में हमने निकाल लिया। तो 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3 सेकंड में कितनी धड़कनें होंगी, 3 सेकंड में 2.6 गुणा 3 कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 7.8 या लगभग 8 धड़कन। तो ऐसे प्रश्न अल्ट्रासोनोग्राफी से बन सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगा। यहां पर समझ में आए हैं जो 3 सेकंड में है, 3 सेकंड तक रिकॉर्ड कर रहा है, 180 बीट प्रति मिनट है, तो 3 सेकंड में कितना होगा, कितनी धड़कनें हमको सुनाई देंगी, यही प्रश्न था। आगे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है। जरूरी है ये सब पढ़ना ना, सोनार को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अल्ट्रासोनोग्राफी से भी आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। ये है 1 मिलीमीटर क्यूब, क्या है, 1 मिलीमीटर क्यूब ऊतक, बताया था मैंने, ऊतक में छोड़ा जाता है अल्ट्रासाउंड को, से परावर्तित शक्ति जो है P का मान दिया गया है, P बराबर 10 की घात -9 वाट है। एक mm क्यूब ऊतक से परावर्तित शक्ति 10 की घात -9 वाट है, और क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता पूछी जा रही है, ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, आई का मान निकालना है। ठीक है, एक ऊतक है, वो ऊतक कितनी मोटी है, 1 mm क्यूब मोटी है, उस ऊतक पर आप कितनी शक्ति का, 10 की घात 9 वाट की शक्ति का एक पराश्रव्य ध्वनि छोड़ते हैं, और उस जो क्षेत्रफल है वहां पर जो दिया गया है, जिस एरिया पर वो फैलता है, पराश्रव्य ध्वनि गति करती है, उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 0.01। तो उस ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आई बराबर होता है P अपॉन A, बस इसी को रखना है। इसका मान दिया गया 10 की घात -9, और ये है 0.01, इसको हल करेंगे तो 10 की घात -9, 10 की घात -9, अब इसको हटाइए दशमलव को, इसको 1 करेंगे तो दशमलव के बाद कितना शून्य, 1 2, 1 और 2 शून्य, अर्थात ये 10 की घात -9 है, गुणा ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में घट जाएगा, 10 की घात -7, क्या 10 की घात -7 क्या यूनिट क्या होगी, यूनिट मैंने आपको अच्छे से बताया है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है नीचे, तो इसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर इसकी तीव्रता हो जाएगी। तो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये प्रश्न अगर आप देखे नहीं होंगे तो आपके लिए एकदम नया हो जाएगा, और एग्जाम में कैसे बनाए, क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाए, फंस जाएंगे। और ये सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी से क्वेश्चन है, फिर बोलेंगे IIT लेवल का पेपर आ गया है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, आपके पास तो वीडियो है जो मैं बोला हूं, एक बार और बोल देता हूं। 1 मिलीमीटर क्यूब ऊतक से परावर्तित शक्ति 10 की घात -9 वाट है, और क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है, तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, बस फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। अब आज जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोनोग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी से, है ना, USG से क्वेश्चन बन सकता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही तो लिखता है USG, इसी का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। USG उन लोग अपना बात करते हैं, USG कराए हैं, USG कराए, नहीं समझ में आता, सोनोग्राफी कराए हो, हाँ कराए, यही USG को बोला जाता है। अब इसके बाद जो हमको मुख्य रूप से पढ़ना है और जहां से प्रश्न पूछा गया है, क्या, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
सोनार जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज में। समुद्री जहाज में एक प्रेषित्र होता है, ट्रांसमीटर होता है। चलिए कोशिश करते हैं एक डायग्राम बना के। ये जहाज है, ठीक है, यहां पर ऐसे वो कर, जहाज है, यहां पर एक आप एक चीज बता देता हूं आपको सबसे पहले, ये हमेशा ऐसे ही क्यों बनाया जाता है? जरूरी नहीं है यहाँ यहीं पर से यहीं पर भी लौट सकता है। अभी जो एडवांस वाले हैं उसमें ऐसे बनाया जाता है। तो इसमें एक क्या होता है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर होता है, प्रेषित्र बोला जाता है हिंदी में, प्रेषित्र होता है, ट्रांसमीटर होता है। इतना वो करने की जरूरत नहीं है, आपको एक इमेज दिखा देता हूं, ठीक है। सोनार जो होता है इसमें एक परश्रव्य ध्वनियां छोड़ी जाती हैं और सोनार देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर अच्छे है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसी होती है। सोनार में एक ट्रांसमीटर लगा होता है और ये ट्रांसमीटर जो है परश्रव्य ध्वनियां छोड़ती है और एक संसूचक अर्थात रिसीवर होता है, वो इन जो परश्रव्य ध्वनियां हैं उनको ग्रहण करता है और बताता है कि वो ध्वनियां कहां से कितनी। ये देखिए, ये अब समझ में आ जाएगा। ये है आपका हवाई जहाज, यहां से कोई चीज है, कहां पर क्या है वो सब पता लगाना है। यहां यहीं पर होता है एक क्या है जो यहां पर यहीं पर होता है, ये आपका प्रेषित्र है, प्रेषित है, ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा, यहां से इसको बोला जाता है ट्रांसमीटर। इससे परश्रव्य ध्वनियां छोड़ी जाती हैं, ये ध्वनियां ऐसे जाएंगी, जहां पर कोई चीज होगी वहां से टकरा कर ये रिसीवर जो है यहाँ पर ग्रहण कर लेगा, वापस मिल जाएगा, तो वो देख पाएगा कि वो ध्वनि कहां से कहां तक आ रही है, कहां से टकरा के वापस आ रही है, नीचे क्या चीज रखा हुआ है, ये हवाई जहाज में पता चल जाएगा। संसूचक जो है वो बता देगा, सूचित कर देगा रिसीवर कि यहाँ पर कोई चीज है जहां से ध्वनि टकरा के वापस आ रही है। नहीं टकरा के आ रही मतलब गहरा है समुद्र। तो मुख्य रूप से इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका जो है समय पूछा जाता है या दूरी पूछा जाता है। मान के चलिए कि संसूचक द्वारा परश्रव्य ध्वनियों की चाल v है, ठीक है, चाल v है, उसमें परश्रव्य ध्वनि टकरा कर वापिस आने में लगने वाला समय t है और इसके द्वारा चली गई दूरी d है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटा समय, v बराबर d अपॉन t। लेकिन यहां पर देखिए जो ध्वनि है ये पहले जाएगी, एक दूरी चली, इसके बाद वापस आएगी, दो दूरी चलेगी, अर्थात दूरी का मान क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अब यहीं पर इसको घुमा के देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि d का मान क्या होगा, तो d हो जाएगा v इंटू टी अपॉन डी, सॉरी v इंटू टी अपॉन 2। ये मैंने बता दिया है इको वाले पार्ट में कि वहां पर जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। परश्रव्य ध्वनियां जो होती हैं सोनार में प्रयोग किए जाते हैं और इससे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सोनार में जो है परश्रव्य ध्वनियां छोड़ी जाती हैं और वापस चली जाती है। मुख्य रूप से इससे न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। आज का पहला क्वेश्चन, पहला ही सोनार से ना। एक अनुसंधान टीम द्वारा समुद्र की गहराई में सोनार संसूचक से सिग्नल प्रेषित किया जाता है, ठीक है। सिग्नल जो है उस जहाज से भेजी जाती है। सिग्नल 6 सेकंड में वापस प्राप्त होती है, टी दे दिया गया है, 6 सेकंड में वापस प्राप्त होती है। यदि समुद्र जल में ध्वनि की चाल v दे दी गई है 1500 मीटर प्रति सेकंड है, तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए, डी का मान है। अब ये चीज अगर आप निकालना सीख गए हैं तो आसानी से प्रश्न बना सकते हैं।
कैसे? अगर डी का मान निकालना है तो डी का फॉर्मूला v इंटू टी अपॉन टी। जो जो चीजें दी गई है उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है? v का मान दिया गया है 1500 और इसका मान दिया गया है क्या? 6 सेकेंड 2 3, तो 15 तिया 45 और 2 शून्य, क्या मीटर? समुद्र की गहराई क्या होगी? 4500 मीटर होगी। बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सरल। ठीक है। अब पिछले साल जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था जो थोड़ा सबको लगा था कठिन स्तर का है। चलिए देखते हैं उस प्रश्न को, है ना। वो प्रश्न था कि स्थिर समुद्री जहाज से समुद्र तल की गहराई, एक समुद्र, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। स्थिर समुद्री जहाज से समुद्र तल की गहराई जो है डी का मान दिया गया था 2900 मीटर। 2900 मीटर है। यह जहाज तल की ओर एक परस्रवी सिग्नल भेजता है। यह क्या है? स्थिर समुद्री जहाज से, स्थिर समुद्री जहाज है ना, कि वहां से समुद्र तल की गहराई, चलिए एक गहराई मान के चलते हैं, ये समुद्री तल है, यहाँ पर कोई जहाज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है एच का मान जो है 2900 है, या इसी को डी ले लीजिए, है ना। 2900 मीटर है। यह जहाज तल की ओर एक परस्रवी सिग्नल भेजता है, यहां से ऊपर भेजा जाता है। इस सिग्नल की प्रतिध्वनि जहाज पर 4 सेकेंड उपरांत सुनाई देती है। टी का मान दिया गया है 4 सेकेंड। निकालना आने चाहिए, ये निकाल लिए तो आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। अब कहता है पानी में ध्वनि की चाल क्या होगी? वी का मान पूछा गया है, वी का मान क्या होगा? तो गहराई दी गई है, ये टी का मान दिया गया है, चाल दी गई है। अब वी का मान कैसे निकाल सकते हैं? तो वी का मान कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। अब इसमें जल्दी जल्दी में आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। जो जो दी गई है उसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाइए, इससे सीधा सीधा बन जाना है। या एक और है, इसमें देखिए टी का मान क्या है? टी का मान 4 सेकेंड। 4 सेकेंड क्या कहता है कि इस सिग्नल की प्रतिध्वनि जहाज पर 4 सेकेंड उपरांत सुनाई देती है। यहां से एक सिग्नल भेजा गया, ये भेजा गया, अब वापिस इसको सुनाई देना है यहाँ पर, तो 4 सेकेंड का समय लग रहा है। मतलब पूरा का समय जो है आने और जाने में, और गहराई सिर्फ यहां से यहां तक की दी गई। ठीक है, चलिए एक बार इससे बना के देखते हैं क्या आता है। v का मान दिया गया है 2900, सॉरी डी का मान दिया गया है ना, डी का मान दिया गया है 2900 बराबर v का मान कितना है? v का निकालना है, v का मान दिया गया है 4 और बटे में 2, तो 2 ने 4, अर्थात v बराबर क्या हो जाएगा? 2900 का 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 और 8, 1450। अरे 1450 का मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही करना था, बहुत सरल सा प्रश्न था। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। ये सब तो जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आपको प्रश्न को समझना है कि वहां पर जो दूरी दी गई है, यहां पर जो दूरी दी जाएगी वो सिंगल में दी गई है या वापस आने में। ठीक है, समय जो है, समय हमेशा डबल होगा क्योंकि आने में और जाने में समय लगेगा। दूरी निकालेंगे तो एक साइड टू डी दूरी चलनी होगी, इसलिए आधा समय याद रखिएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा होगा कि समय का मान हमेशा दोगुना दिया रहेगा क्योंकि यहां से आएगा और फिर वापस चला जाएगा रिसीवर के पास, तो 2 गुना दूरी चलेगी। वो समय का मान 2 बार में दिया रहेगा। अगर दूरी पूछा जाए तो उसका आधा करना होगा। बस इतना याद रखिएगा, बाकी प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको करा देता हूं ताकि इससे अगर प्रश्न आए तो आपसे बनने चाहिए। तीसरा है, एक पनडुब्बी समुद्र की सतह से 500 मीटर की गहराई पर है। एक पनडुब्बी है समुद्र की सतह से, ठीक है, ये इसको मत लीजिए,
ये समुद्र है, ये पनडुब्बी है मान के चलिए। समुद्र की सतह से कितनी गहराई पर है? 500 मीटर। 500 मीटर की गहराई पर है। यदि सोनार सिग्नल पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भेजता है, यहां से सिग्नल भेजता है कितना से? 1500 मीटर प्रति सेकंड। तो सिग्नल को, तो परावर्तित सिग्नल लौटने में कितना समय लेगा? यहां से निकाल लीजिए। डी का मान दिया गया है कितना? 500 मीटर। वी का मान दिया गया है 1500 मीटर प्रति सेकंड। तो डी का मान, किसका मान निकालना है? डी का मान। क्या पूछे गए? हाँ, तो परावर्तित सिग्नल लौटने में कितना समय लेगी? तो वही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखिए, डी बराबर वी इंटू टी अपॉन टू। बस इसमें मान रख दीजिए। डी का मान है 500 बराबर वी का मान दिया गया है 1500 और टी का मान हमको निकालना है और 2। चाहे तो यहां से ऐसे कर सकते, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 हो गया 1500 गुणा टी, 2 को इधर गुणा कर दिया हूं। तो ये अब टी का मान क्या हो जाएगा? टी बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 1000 ये नीचे आ जाएगा, तो 1000 बटे 1500। 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बटे 3। अब भाग कर दीजिए, 2 बटे 3, 0 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, दशमलव लेंगे 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा, 0.66 सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं पता है तो भी चाल बराबर दूरी बटा समय, यहां पर जो दूरी चली जाएगी वो दुगनी होगी, ये याद रखिएगा। ओके, यहां पर डी का मान 2D होगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यदि एक सोनार तरंग 0.3 सेकंड में वापस लौटती है, सोनार में जो तरंग वापस लौटती है 0.3 सेकंड में वापस लौटती है और ध्वनि की चाल v का मान दे दिया गया है 1500 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की गहराई क्या होगी? सिंपल सी बात है, ये पूछा गया है। या तो वो फॉर्मूला लगा लीजिए या 2D रख लीजिए। तो D बराबर क्या होगा? D बराबर V इंटू टी अपॉन टी। V का मान दिया गया है क्या? 1500, T का मान दिया गया 0.3 और इसमें 2। सबसे पहले दशमलव को हटाइए, 3 और ये 2 गुणा क्या हो जाएगा? 1 और 0.0 हो गया, ये कट गया, 2 और 125। ठीक है, 125 को गुणा कीजिए 3 से, कितना आ जाएगा? 125। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 है 375 लगभग आ रहे। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या? क्या पूछा गया है प्रश्न में? वस्तु की गहराई क्या होगी? डी का मान पूछा गया है। तो चलिए अभी एक बार नहीं कटाते हैं कुछ। 3 5 या 15 के पास हासिल है, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 375 बटे में भी कुछ बचे है क्या? एक बार देख लेते हैं। 1500 गुणा 0.3 है, इसको 2 गुणा 10 कर दिया हूं। ठीक है, तो 1 0 1 0 कटा दीजिए, 15 तिया 45 हो गया, है ना? 45 और 1 0 बटे 2। अच्छा, नीचे वाला कटा दिए थे नहीं, 15 तिया 45। अब कटाइए, 2 दूने 2 दूने 5 2 5। इसमें कैसे गड़बड़ हो गया? कहीं गलत किए हैं क्या? 1 0 1 0 कटा दिए हैं, 2। अच्छा ठीक ठीक, ये क्या हो जाएगा? 7 ना 14 और 1 बज गया 75, 75 किया 225। तो 225 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? डेप्थ हो जाएगी, गहराई हो जाएगी।
आ रहा है समझ में? तो देखिए सोनार को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, और अगर इससे प्रश्न बनेंगे तो इसी प्रकार से बनेंगे, और सरल स्तर के होंगे, बस डर जाते हैं पढ़ के। जैसे कोई बोल दिया एक पनडुब्बी है, पराश्रव्य तरंगे भेज रही है, कितनी दूरी में, क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें बनेंगी। चलिए, तो ध्वनि का चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद एमसीक्यू आने हैं इससे, तो सभी तैयार रहिएगा, अच्छे स्तर के लाया जाएगा, जैसे कि कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, सारी चीजें। ठीक है, कंटिन्यू पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस बहुत लंबा है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पढ़ना है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।